चलो बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो बच्चों एसी क्या होता है या अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? तो इट इज द इलेक्ट्रिकल सप्लाई। बच्चों ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई विच चेंजेज इट डायरेक्शन, विच चेंजेज इट्स डायरेक्शन, इट डायरेक्शन periodically, periodically, which changes its direction periodically and its magnitude continuously, and its magnitude, and its magnitude continuously, and its magnitude continuously, and its magnitude continuously। एसी क्या होता है बेटा? जो अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करे और अपने मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअसली चेंज करे, वो एसी होता है। तो जैसे एसी का एग्जांपल, जैसे हमारे घर में, इसको समझने का सिंपल तरीका बच्चों, एक होता है डीसी, एक होता है एसी। जैसे ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर को एक बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, करंट एक डायरेक्शन में जाएगा ना। लेकिन बेटा किसी को ये काम दे दे कि बैटरी को घुमाते रहो, एक बार इधर कर दो, 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 तो बच्चों अगर ऐसा कोई करेगा तो क्या होगा? अगर वो ऐसा कोई करेगा तो एक बार करंट आगे जाएगा, एक बार करंट पीछे आएगा, एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। एसी का मतलब क्या होता है कि जिसका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रहा है आपको एसी का मतलब क्या है? तो देखो कुछ टर्म याद रखो, कॉमन टर्म्स, मतलब कॉमन टर्म्स, या ऐसे बोलते हो क्वांटिटीज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कॉमन टर्म्स मतलब कुछ याद रखो, जैसे करंट या ईएमएफ कितने टाइप का होता है। तो बच्चों एसी हमको जो पढ़ना है वो ये वाली एसी है, साइन ओमेगा टी। हमारे सिलेबस में हमें जो पढ़ना है वो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगी। मतलब हमारे घर में ये वाली एसी आती है, ये वाली एसी आती है, और इसी एसी को हमें पढ़ना है। हमारे घर में यही वाली एसी आती है, ठीक है। तो देखो कुछ समय के लिए ग्राफ क्या है, ई और टी का ग्राफ है। तो कुछ समय के लिए प्लस रहता है, फिर माइनस रहता है, फिर प्लस रहता है, फिर माइनस रहता है। ईएमएफ प्लस माइनस होता रहता है, ये हमारे घर में यही आता है। तो हमें इसी को पढ़ना है। क्या एसी बस इसी टाइप का होता है? नहीं, एसी और भी टाइप का हो सकता है। जैसे ये भी एक एसी है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, ये भी एक एसी है। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें ऐसा पढ़ना है, इसको बोलते हैं साइनोसाइडल एसी, मतलब जिसमें साइन या कॉस का फंक्शन हो। हमें वो वाली एसी पढ़नी है, हमारे घर में भी यही वाली एसी आती है। अब इसमें कुछ टर्म याद रखो बच्चों, ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं, ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ये जो टर्म है इसे हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो यार एक बात याद रखना, ईएमएफ अलग अलग टाइप का होगा। तो जिस ईएमएफ में साइन का फंक्शन ओमेगा टी टाइप का हो, वो कौन सा ईएमएफ होगा? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। बच्चों ये जो होता है ई नॉट, इसे हम बोलते हैं पीक ईएमएफ, पीक ईएमएफ, ठीक है ना। क्या होता है ये? पीक ईएमएफ, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और पीक ईएमएफ, या इसी को मैक्सिमम वैल्यू भी एसी की कहते हैं। पीक मतलब मैक्सिमम कितना वैल्यू जा रहा है एसी का, इंस्टेंटेनियस और पीक पहचानने आ जाना चाहिए, इंस्टेंटेनियस और पीक। बच्चों आप दो तरीके के और, अच्छा एक देखो, एक टर्म आता है एवरेज ईएमएफ, ई एवरेज, या एवरेज ईएमएफ इसी को मैं कह रहा हूं। तो एवरेज ईएमएफ कितना होगा? तो पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फिर इसको डिराइव भी कर दूंगा। एवरेज ईएमएफ, तो एवरेज ईएमएफ कितना होगा बेटा? तो फुल साइकिल में एवरेज अगर निकाला जाएगा, फुल साइकिल में, फुल साइकिल में एसी का एवरेज कितना आएगा? जीरो। जीरो क्यों आएगा? क्यों बेटे? देखो फुल साइकिल का मतलब क्या होता है? साइन का एक पूरा साइकिल, तो इसमें जितना देर प्लस रहेगा उतना माइनस रहेगा, तो एवरेज कितना निकलेगा? जीरो। जितना प्लस में वैल्यू आएगा उतना माइनस में आएगा, तो इसका एवरेज कितना आएगा? जीरो। बच्चों लेकिन हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल में इसका जो एवरेज आता है वो आता है 2E0/पाई। हाफ साइकिल में इसका एवरेज कितना आता है? 2E0/पाई। ई नॉट क्या है? ई नॉट क्या है ना, पता है ना ई नॉट क्या है? ई नॉट क्या है?
ई नॉट क्या है? पीक ईएमएफ। ई नॉट क्या है बच्चों? पीक ईएमएफ। ई नॉट क्या है? पीक ईएमएफ। समझ में आ रहा है ना? तो ये बात याद रखना, फुल साइकिल में एक नंबर में क्वेश्चन आता है, फुल साइकिल में एसी का एवरेज कितना होता है? 0। हाफ साइकिल में एसी का एवरेज क्या होता है? जी 2 ई नॉट पाई। देखो जो बता रहा है ध्यान रखना। अभी तक कितने तरह का ईएमएफ बताया? 3। एक और होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों ईआरएमएस। क्या बोलते हैं? ईआरएमएस। इसको बोलते हैं बच्चों रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस का फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ। रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ। रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ईआरएमएस का फॉर्मूला होता है ई नॉट अपॉन रूट टू। ई नॉट अपॉन रूट टू। ई नॉट अपॉन रूट टू। रूट मीन स्क्वायर एवरेज कितना होता है? ई नॉट अपॉन रूट टू। ई नॉट अपॉन रूट टू, ये इसका रूट मीन स्क्वायर एवरेज है। समझा ना? ये 4 टाइप का एवरेज है बच्चों। ईआरएमएस भी इज अ काइंड ऑफ एवरेज। ईआरएमएस भी क्या होता है? एक एवरेज का काइंड होता है, एवरेज का टाइप होता है। ठीक है ना? कैसा एवरेज का टाइप होता है समझ में आ रहा है? ये अभी लिख लिया, इतना समझ में आ रहा है आपको? हाँ डेरिवेशन है तो बता दें। ये क्लियर है आप लोग को? इतना 4 टाइप का है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस बोलूं तो समझ लेना, इंस्टेंटेनियस में टी का टर्म जरूर होगा। अगर टी का टर्म है तो कैसा है वो? इंस्टेंटेनियस। अगर पीक की बात कर रहा है तो समझ लेना जो साइन को छोड़ के आगे लगा है या कॉस को छोड़ के जो आगे लगा है वो क्या है? पीक है। एवरेज की बात करें तो फुल साइकिल में कितना होगा? 0। हाफ साइकिल में 2 ई नॉट बाई पाई। ये थियरी के लिए पूछे तो पूछे, अदरवाइज इसका कोई आगे काम नहीं आता है। आगे सबसे ज्यादा जो आपको परेशान करता है रूट मीन स्क्वायर करता है, सबसे ज्यादा रूट मीन स्क्वायर आता है। तो ये किसके इक्वल होता है? ई नॉट बाई रूट टू। अब देखो रूट मीन स्क्वायर और दोनों ही एवरेज है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है बच्चों? तो जैसे मान लो मैंने अगर 3 नंबर दिया, 2 3 4, एग्जाम्पल समझने के लिए बता रहा हूं, समझ लेना बुद्धि खो जाएगी। 2 3 4, अगर इनका मैं आपको एवरेज निकालने को बोलूं तो कैसे निकालोगे? 2 प्लस 3 प्लस 4 बटे 3। अरे तीनों नंबर को ऐड करके नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये इनका एवरेज हुआ। लेकिन अगर रूट मीन स्क्वायर एवरेज बोला जाए इनका, निकालो कौन सा एवरेज? रूट मीन स्क्वायर एवरेज। तो देखो मैं क्या करूंगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 3, फिर जो आएगा उसका रूट। अब ये जो एवरेज निकला है कौन सा एवरेज है? रूट मीन स्क्वायर एवरेज। ये आरएमएस एवरेज हुआ और वो नॉर्मल एवरेज हुआ। समझ में आया? इसलिए नॉर्मल एवरेज फुल साइकिल में 0 हो गया, क्योंकि जितना प्लस बना उतना माइनस। आरएमएस एवरेज फुल साइकिल में 0 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब तो स्क्वायर हो रहा था ना यहाँ, तो माइनस तो बचेगा ही नहीं। डन? बताओ यहां तक बात। अब हमारी बात सुन लो पहले इसमें। बच्चों हमारे घर में जो सप्लाई आती है कितनी आती है? 220 वोल्ट। आप लोग क्या कहते हो? 220 वोल्ट आती है। तो 220 वोल्ट इसमें से क्या है? इंस्टेंटेनियस है कि पीक है कि एवरेज है कि ईआरएमएस है? क्या है? 220 क्या है? जब कहते हो कि हम हमारे घर में 220 वोल्ट एसी आता है, तो 220 वोल्ट क्या है? तो 220 वोल्ट या तो आरएमएस हो सकता है, मजाक हो रहा है तो, या तो आरएमएस हो सकता है, या तो पीक हो सकता है, या तो एवरेज हो सकता है। इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस में टी का टर्म होना चाहिए, तो 220 में तो टी का टर्म नहीं है, तो इंस्टेंट है। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जो ई आर एम एस होता है वो ये जो 220 होता है वो ई आर एम एस होता है। कितना होता है? ई आर एम एस होता है। जैसे कहते हो ना कि हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है, तो 220 वोल्ट आ रहा है, तो 220 वोल्ट किसको कहते हो? ई आर एम एस को। तो हमारे घर में अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो बच्चों हमारे हाउस होल्ड सप्लाई, इसको मैं लिख रहा हूं हाउस होल्ड सप्लाई, हमारे घरों में सप्लाई जो आती है उसमें आप बोलते हो 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट क्या होता है? ईआरएमएस होता है। ईआरएमएस कितना होता है? 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितना होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। अरे नाम सुने हो ना, हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी आती है कितनी आती है? 50 हर्ट्ज। हमारे घर में जो सप्लाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। तो बच्चों हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसका फंक्शन लिख सकते हो आप इंस्टेंटेनियस। कैसे लिखोगे? तो ई आर एम एस से ई नॉट निकाल लो। कैसे निकालोगे?
बच्चों अगर ई आर एम एस आपको गिवन है तो ई आर एम एस इज इक्वल टू कितना होता है, ई नॉट अपॉन रूट टू। तो बेटा ये 220 के इक्वल है, तो ई नॉट किसके इक्वल होगा, 220 इंटू रूट टू, होगा कि नहीं इक्वल। तो बेटा इसी को अगर सॉल्व करो तो कितना आएगा, 314 वोल्ट। इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 314 वोल्ट। इसको सॉल्व करने पे 314 वोल्ट आता है। फिर उसके बाद हमारे घरों में सप्लाई कितनी आती है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। बेटा ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ के। तो हमारे घरों में जो ओमेगा होगा वो कितना होगा, 2 पाई इंटू 50 के। तो कितना आएगा, 100 पाई इसके इक्वल, 100 पाई के इक्वल होगा। तो हमारे घरों में जो सप्लाई आएगी वो कितना होगा, E इज इक्वल्स टू, E इज इक्वल्स टू 314, समझ में आ रहा ना, 314 साइन 100 पाई टी। ये हमारे घर की सप्लाई है जो घर में आती है, इसका फंक्शन है 100 पाई टी। समझ में आ रहा है ना। 100 पाई कहां से लिखा, ओमेगा निकाल के लिखा, तो हम बोलते हैं ना हमारे घर में 50 हर्ट्ज आता है और ये होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर। ये घर की सप्लाई है, हमारे घर में जो सप्लाई आता है E इज इक्वल टू 314 साइन 100 पाई टी, साइन 100 पाई टी। किसी कोई दिक्कत है यहां तक, सोच लो। कोई दिक्कत नहीं, पहले कॉमन टर्म से सहमत हो जाओ, कॉमन टर्म से सोच लो फिर आगे बढ़ते हैं। डन बच्चों, डन, यहां तक डन है ना। देख लो क्या क्या किया। और सुनो ध्यान से, अगर आपको बोले कि एसी वोल्टेज इज 200 वोल्ट और कुछ ना बोला हो कि ई नॉट है कि ई आर एम एस है कि क्या है, तो आप उसको हमेशा क्या मानेंगे, आर एम एस। जब कुछ ना बोला हो तो क्या मानेंगे आप, आर एम एस। अब जैसे बोले कि एसी करंट इज 2 एम्पियर, तो कुछ ना बोला हो तो आप उसको क्या मानेंगे, आई आर एम एस। अरे जैसे ई होता है वैसे आई होता है, आई में भी सब चीज डिफाइन हो सकता है, ई में भी डिफाइन हो सकता है। जैसे अभी पीक ईएमएफ लिखा और ईएमएफ लिखा, वैसे आई भी लिख सकता हूं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर लिखूंगा एवरेज करंट फुल साइकिल में 0, एवरेज करंट हाफ साइकिल में 2 आई नॉट बाई पाई, आरएमएस करंट कितना होगा, आई नॉट बाई रूट टू। जहां ई था वहां आई आ जाएगा, करंट और वोल्टेज बात एक बराबर है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। अब बच्चे देखो, एवरेज और आरएमएस का ना एक डिराइवेशन होता है, वो डिराइवेशन मैं आपको करा रहा हूं। जैसे ई एवरेज कैसे आया, 2 ई नॉट बाई पाई, और ई आरएमएस कैसे आया, ई नॉट अपॉन रूट टू। इसका डेरिवेशन होता है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों। अच्छा बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा होगा कि नहीं होगा बच्चों। अगर ओमेगा पता होता तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा से। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। एसी को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 2 पाई बाई ओमेगा। और बेटा हमारे घरों में जो एसी आती है उसका ओमेगा कितना होता है, 100 पाई। हमारे घरों में जो एसी आती है उसका ओमेगा कितना होता है, 100 पाई। तो हमारे घरों में टाइम पीरियड कितना होता है, तो 2 पाई अपॉन 100 पाई, काट दोगे कितना आएगा, 1/50, 1/50। अब ऐसे भी तुम्हें पता था टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, एफ की वैल्यू कितनी थी, 50। तो 1/50 आता है। तो हमारे घरों में जो टाइम पीरियड आता है बच्चों, आता है 20 मिली सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकंड लिख दिया, 20 मिली सेकेंड। टाइम पीरियड कितना आता है, 20 मिली सेकेंड। मतलब एक साइकिल एसी में पूरा करने में हमारे घरों में कितना लगता है टाइम, 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड मतलब एक सेकेंड के अंदर हमारे घर में 50 साइकिल एसी की पार हो जाती है। एक सेकेंड में तार से 50 साइन वेव निकल जाता है। हाँ 20 मिली सेकेंड, अरे फ्रीक्वेंसी 50 है ना, तो एक सेकेंड में जितना निकलता है वो फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसीलिए तो बोला है फ्रीक्वेंसी। नहीं समझ पाए ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताओ, कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन सेकेंड। बेटा एक सेकंड में जो वाइब्रेशन होता है उसे तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। तो हमारे घर में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब एक सेकंड में कितनी ऐसी साइकिल निकलेगी, 50। वही तो बोल रहा हूँ। अरे टाइम पीरियड से उसको मत देख भाई, वो तो मैंने ये बताया कि एक एसी को पार होने में कितना समय लगेगा, मैंने ये बताया। लेकिन हमारे घर में कितना टाइम, कितना एसी पार होगा एक सेकंड में, 50।
तो अच्छा बताओ, एक बार एसी पार होगा तो 2 बार करंट जीरो होगा कि नहीं, या वोल्टेज जीरो होगा कि नहीं? जैसे देखो, अगर एक साइकिल एसी की पार होती है तो इसमें 2 बार जो आपका ईएमएफ है वो जीरो होता है। 2 बार हुआ कि नहीं? देखो, 1 2, या 1 2 3 क्यों नहीं हुआ? सुनो, अगर मैं यहां से इसको गिन रहा हूं और इसको गिन रहा हूं तो ये वाला तो अगले वाले में गिना जाएगा ना। अरे तुम जब इसको इसको गिनोगे तो ये वाला अगले में गिनोगे ना, गिनोगे ना अगले में। बुद्धि की बात है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। बेटा मैं इसको इसको गिन रहा हूं, एक साइकिल यहां से लेके यहां तक है, तो इसमें मान रहा हूं कि 2 बार जीरो हो रहा है। तो तुम लोग बोल रहे हो कि तीसरा वाला क्यों नहीं गिन रहे हो? तो बेटा तीसरा वाला अगले में नहीं गिना जाएगा, फिर ये वाला उसके अगले में गिना जाएगा। तो यही बोलेंगे ना, एक साइकिल में करंट कितनी बार जीरो होता है, या वोल्टेज कितनी बार जीरो होता है? 2 बार। तो एक साइकिल में एसी में करंट कितनी बार जीरो होता है? 2 बार। तो 1 सेकंड में कितनी बार जीरो होता है? 1 सेकंड में कितनी बार जीरो होता है? एक साइकिल में करंट कितनी बार जीरो होता है? 2 बार। एक साइकिल में करंट कितनी बार जीरो होता है? 2 बार। तो 1 सेकंड में कितनी बार जीरो होगा? 50 साइकिल गुजरती है ना। 1 सेकंड में कितनी साइकिल गुजरती है? 50। तो 50 साइकिल, और हर साइकिल में 2 बार जीरो। तो 1 सेकंड में कितनी बार जीरो? 100 बार। तो ये जो बल्ब है वो 1 सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। 100 बार 1 सेकंड में। एक गधा। कैमरा बंद कर दिया मूर्ख। कैमरा ही था ऊपर वाला। ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो गधा कहीं का। सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। डिवाइस इज नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। गधा है एक बैठा हुआ। ऋषभ ऑनलाइन नहीं है, बता दो, पीट दिया जाएगा। हड़का दो उसको। एसी एसी पढ़ते पढ़ते एक्साइटेड हो गया कि आज जब 20 बार पूछ रहा है तो आज तो 20। अब मत छूना तुम। ठीक है, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में कितनी बार पूछता चलता है? 100 बार। पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हमारी आई का परसिस्टेंस ऑफ विजन कम है। मतलब हमारी आई कोई भी चीज को देखती है तो कितने सेकंड तक रखते हैं अपने आई पे? 1/17 सेकंड तक। 16 या 17 छोड़ो, मेरे को क्या करना है। ठीक है, डन बच्चों, डन। और डिराइवेशन कराता हूं, तुम लोग का दिमाग ठीक हो जाता है। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत बायो वाले बच्चों को होगा। डिराइवेशन ऑफ एवरेज ईएमएफ। नहीं कराऊं क्या? अरे राज, नहीं दिख रहा है क्या तुम लोग को? दिख रहा है, दिख रहा है। ऊपर दिख रहा है लिखा हुआ डिराइवेशन ऑफ एवरेज ईएमएफ। नहीं, हाफ दिख रहा है। कैसे? राज अब दिख रहा है पूरा? डी नहीं दिख रहा है। ठीक है। इधर सुनो, डिराइवेशन ऑफ एवरेज ईएमएफ। बच्चों सुनो, किसी भी फंक्शन का किसी भी फंक्शन का अगर एवरेज निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है?
एफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। किसी फंक्शन का अगर एवरेज निकालना तो उसका तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स। तुमसे ना हो पाएगा बेटा, पहले ही हार माने हो। ठीक है, तो बच्चों यहां मुझे एवरेज निकालना है। किसका एवरेज निकालना है? एसी का। तो एसी का एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट साइन ओमेगा टी एफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यहां लिमिट डाल दो बच्चों 0 से लेके t/2। तो बच्चों टी की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई/ओमेगा, अभी बताया था ना। तो बच्चों t/2 की वैल्यू कितनी होगी? पाई अपॉन, अच्छा t/2 क्यों ले रहा हूं? तो फुल में क्या है? 0, तो फुल की तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ लिमिट क्या चलेगा? 0 से लेके पाई/ओमेगा, और यहाँ भी 0 से लेके पाई/ओमेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ई नॉट बाहर ले लो, ई नॉट बाहर ले लो, ई नॉट बाहर ले लिए तो बेटा अंदर क्या आएगा? साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी 0 से लेके पाई/ओमेगा, और नीचे देखो बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूं पाई/ओमेगा। सॉल्व करने के बाद 1 dt आएगा। 1 dt को क्या लिख सकते हो? पाई/ओमेगा। अभी ठीक है आ रहे हैं। ठीक है, पाई/ओमेगा। इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन करो इसका। अरे इंटीग्रेट करो इसको, इंटीग्रेट करो। सबको आता है इंटीग्रेशन? अगर नहीं आता है तो ग्रुप में मत जाना, पता करेगा मैं तो तुम लोग का इसका बारे में उसको नहीं। ये सॉल्व करो इसको। हमारा सर से पूछ के साइन में इंटीग्रेशन निकाला तो क्या सर 90 मैथ वाले को हमारा सर को बता दे 0 0 दे दो सर तो 0 क्या सर 90 अबे साइन में इंटीग्रेशन अरे मैं यार इंटीग्रेशन 0 करेगा अरे साइन 90 की वैल्यू इंटीग्रेशन साइन 90 tan मैथ का टेस्ट। अबे साइन तो होता माइनस कोस नहीं है ना तुम लोग को? आ गया? ये नहीं आया? साइन का क्या होता है बताओ? माइनस कॉस। तो साइन ओमेगा टी का क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अरे भैया भैया, मैं तो दया आ रहा है लेकिन क्या करूं मैं। ई नॉट अपॉन ओमेगा नीचे आएगा, और ब्रैकेट में कितना आएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी, और ऊपर लिमिट चलेगी 0 से पाई/ओमेगा, और नीचे डिवाइडेड बाई पाई/ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से बच्चों आएगा ई नॉट, वैल्यू सबसे पहले ऊपर वाली पुट करो, ई नॉट बाई पाई आएगा, ऊपर वाली वैल्यू पुट करो तो माइनस कॉस ओमेगा इंटू पाई/ओमेगा प्लस कॉस 0। ये हो गया डेरिवेशन। कौन बोल रहा है? हो गया डेरिवेशन, हो गया। हैं? तुमको बता रहा हूं मैं, तुम अलग से पढ़ना है इसको। ठीक है,
बता देंगे अलग से, ठीक है। अरे बाई वाले बच्चों को अलग से बता देंगे। और वैसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस यहां तक लिख के डायरेक्ट ही लिख देना। अरे सुनो, यहां तक लिखने के बाद डायरेक्ट ही लिख देना। लिख दोगे कि नहीं? लिख दो ना। अरे लिमिट से ही डालना भाई। अरे बहुत काटेगा, आधा नंबर काटेगा। सही तो तुमने किया ये, ठीक है। इधर ध्यान सुनो। रूट मीन स्क्वायर एवरेज, रूट मीन स्क्वायर एवरेज, रूट मीन स्क्वायर एवरेज, या इसी को कहते हैं हम लोग डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी। इसी को क्या कहते हैं? डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी। रूट मीन स्क्वायर एवरेज है, इसी को कहते हैं डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी। ये डीसी इक्विवेलेंट होता है एसी का, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, रूट मीन स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है? तो ई आर एम एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर डी टी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा अपॉन डी टी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। ये तरीका होता है, पहले स्क्वायर करना होता है, फिर एवरेज निकालना होता है। जैसे वहां डायरेक्ट ईडीटी किए थे, यहाँ स्क्वायर करके करना है। अरे शुरू वाला लिख के, बीच में कुछ लिख के, लास्ट में आंसर लिख देना। एक दो स्टेप लिख लेना बस। ऐसी बात नहीं है, एग्जामिनर दयालु होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई गंदा चेक कर ही नहीं सकता। पता है क्यों? हाँ, वो बात की बात, बीच में जाके कोई घपला मार जाए तो बात अलग है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले जब आप सेंटर पे जाते हैं, तो सेंटर पे जाने के बाद एक बच्चे की फोटो कॉपी सबको दी जाती है। जैसे मान लो उस दिन 10 फिजिक्स टीचर बैठे हैं, 10 फिजिक्स टीचर बैठ गए, अब उनको पेपर चेक करना है, सबको 20-20 का बंडल मिलेगा। तो एक बच्चे की फोटो कॉपी कराई जाएगी आंसर शीट की, और वो 20 टीचर को दी जाएगी, या 10 टीचर जो भी है उनको दी जाएगी। फिर उसके बाद सब लोग चेक करेंगे, और सबका फिर वो यहाँ पे जो सेंटर हेड होगा, इंचार्ज होगा, वो चेक करेगा सबका, ठीक है ना। वो देखेगा कि तो कौन कितना मार्क्स दे रहा है। तो कोई मार्क्स ज्यादा दे रहा होगा, कोई मार्क्स कम दे रहा होगा। तो जो ज्यादा दे रहा होगा उसको भी, उससे भी बात करेगा, और जो कम दे रहा होगा उससे भी बात करेगा। जो बीच में दे रहा होगा उसका ठीक है, बोलेगा कि तो उसको, जो कम दे रहा होगा उसको बोलेगा कि बहुत टाइट चेकिंग कर रहे हो, थोड़ा आराम से करो। जो ज्यादा दे रहा होगा बोलेगा तुम बहुत लूज चेकिंग कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से करो। ठीक है, बीच वाले को छोड़ देगा, जिसका मतलब जो एवरेज निकलेगा सबका वो छोड़ देगा। तो पहली ही कॉपी चेक होती है, उसके बाद तो हमारी मर्जी। अब उसके बाद पता चल गया, जैसे मान लो कह दिया मेरे को कि थोड़ा लूज चेक करो, अब हो गया, पता चल गया। अब उसके बाद जो मैंने उड़ाया उड़ाया, अब वो क्या करता है सुनो। अब तुम्हारी 20 कॉपी चेक कर दी तुमने आज दिन की, वो कोई भी एक रैंडम कॉपी उठाएगा 20 में से। उसके बाद भी ऐसा नहीं होता कि सब सीबीएसई इस मामले में सिस्टमेटिक है। सीबीएसई फिर उसके बाद वो क्या करेगा, कोई भी एक 20 कॉपी तुम्हारी चेक हुई ना, तो जो सेंटर वो कोई भी रैंडम कॉपी उठा लेगा, 20 बंडल में से कोई भी रैंडम कॉपी निकालेगा। रैंडम कॉपी निकाल के फिर वो चेक करेगा उसको, फिर आपको उसमें बताएगा कि आपने देखो गलत किया है या सही किया, तो आपको फिर वो इंस्ट्रक्शन देगा। हाँ, इसलिए मतलब सीबीएसई का प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। फिर वैसे चेक करेगा, फिर उसके बाद क्या होता है, अगर किसी के ज्यादा नंबर आएगा तो फिर चेक होता है। और कोई, भाई बहुत होता है, पागल हो जाता है, सरदर्दी हो जाती है ना। इस बार जाऊंगा मैं, इस बार चेक करने जा रहा हूँ मैं। इस बार इस बार जा रहा हूँ मैं चेक। चलो इधर देखो, इधर इससे वैल्यू डाल दो, इसमें वैल्यू डाल दो। ई स्क्वायर 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और दिस डिवाइडेड बाई, बच्चों इसको डायरेक्ट 2 पाई बाई ओमेगा लिख दिया करो। डायरेक्ट जो ऊपर वाली लिमिट होती है वहीं आता है, जो सॉल्व करके देखेंगे उनका भी वहीं आएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। अब देखो बच्चों, इसमें रूट से बाहर क्या क्या आ जाएगा?
ये ई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, तो ई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर आने के बाद रूट से भी बाहर आ जाएगा, तो ई नॉट ऐसे आ जाएगा। फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और ये क्या होगा 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा, और अंदर ये 2 पाई बाई ओमेगा बचेगा। समझ में आ रहा है? अब बताओ जो मैथ पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैसे होगा? बताओ उत्सव, कोई बताओ, मत बताओ, देख के तो बता ही दोगे। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होगा? बताओ रोशन, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होगा? देखो तुम लोग तो बायो वाले मैथ वाले का देखो, वाह रे प्रभु क्षमा करो। अरे तुम लीनियर टर्म बनाते हो ना, स्क्वायर टर्म में तो और डिफिकल्ट होता है। राज कैसे होगा इंटीग्रेशन? इसका इसका साइन स्क्वायर थीटा का। गधा कहीं। इसको किस में कन्वर्ट करके होता है? cos 2 थीटा में कन्वर्ट करके होता है। cos 2 थीटा में कन्वर्ट करके नहीं होता है साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर का। होता है कि नहीं होता है? अब देखो बच्चे तुम लोग चिंता मत करो, बायो वालों तो छोड़ दो, मैथ वालों को भी देख लो। तो साइन स्क्वायर थीटा, मैं ज्यादा दिमाग इधर नहीं लगाना चाहूंगा क्योंकि मैं जब मुझे पता चल गया, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा। ये कैसे हुआ तो वो तुम अगर समझ पाओ तो बच्चों, cos 2 थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, वही किया है, ये फॉर्मूला होता है, मैथ है ये। बस बच्चों देखो, यहीं पे आके एसी के प्रति उत्साह लोगों का मर जाता है, जब ईआरएमएस आता है तो खत्म हो जाता है। लेकिन बच्चों मैं इतना बताता हूँ, सब्र रखो, इतना बोरिंग डेरिवेशन आगे कहीं नहीं, यहीं पे आके डराता है बस, यहीं आके इसके बाद एसी बहुत आसान है, इसके बाद एसी आसान है। बच्चों देखो, तो यहाँ पे मैं एक चीज डायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे 2 को दोनों से डिवाइड करो, 2 को दोनों से डिवाइड करो, तो बच्चों 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 आएगा, तो cos 2 ओमेगा बाई टी का एवरेज एक साइकिल में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे फर्दर ना, तो डायरेक्ट जो आंसर आता है वो कितना आता है 2 पाई बाई ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा बाई 2 आता है, इंटू 2 आता है। ठीक है ना, सॉल्व करके पूरा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और बाहर ई नॉट था ही, बाहर ई नॉट था ही, ये कैंसिल करके क्या आता है, ये 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा कैंसिल, ये आता है ई नॉट अपॉन रूट 2, ये आता है ई नॉट अपॉन रूट 2। कैसे आया ज्यादा चिंता मत करो, 2-4 लाइन शुरू की याद रखो, बीच में क्या लिखना है पता नहीं, लास्ट में लिख दो, तो क्या हो जाता है उससे, फिर कॉस स्क्वायर का करना पड़ता। इसी का आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, बस तुम एक लाइन का मेहनत और बढ़ा देते कि 1 का भी करते अलग से, फिर कॉस स्क्वायर का करते, उसको cos 2 थीटा डालते, 3 बार बढ़ जाता है इंटीग्रेशन। तुम करना ऐसा ही, क्योंकि वो चेक करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहते हैं हट काट इसको आगे बढ़। अरे ठीक है, ये तुम्हारा आत्मविश्वास यहाँ जवाब न दे बच्चों, जिसका भी आत्मविश्वास जवाब दे रहा है, ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है ना। आत्मविश्वास जवाब जवाब न दे तुम्हें, अगर ये आ गया तो बस शुरू का स्टेप याद रखो,
और अपने मर्जी से 2-4 लाइन आगे बढ़ा लो, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डाल दो, कुछ एक दो फॉर्मूला, 1-2 लाइन आगे बढ़ा लो, अब बाकी लास्ट लास्ट रिजल्ट तुम्हें पता ही है क्या लिखना है बस। ठीक है, अरे पढ़ लो यार, क्या दिक्कत, घर पे कुछ काम है क्या, तब पढ़ो, क्या करोगे, तो घर जाके क्या करोगे, लिखो फेजर, भाई ये सब करोगे तो फेल हो जाओगे, सोच लेना, फेजर, फेजर लिखो, फेजर, क्या सर बॉटल चाहिए, बॉटल अंदर रखा होगा सर, लिखो फेजर, फेजर, तो फेजर क्या होता है बच्चों, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ in terms of rotating vector. It is a representation of sine or cosine function, cosine or sine or cosine function in terms of rotating vector, in terms of rotating vector, in terms of rotating vector, in terms of rotating vector। ठीक है बच्चों, बस इतना फेजर की डेफिनेशन याद रखो, कैसे क्या होता है हम आपको बता देंगे। जैसे अभी इसको समझा देते हैं थोड़ा सा, अगर आप लोग समझना चाहें तो। नहीं, देखो इधर ध्यान से बच्चों, देखो मैथ कई बार बहुत टफ हो जाती है, जैसे कि अगर y इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैथ से, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा है, या ऐसा है कुछ, या 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस π/2 है, बोलो, अरे बोल दो, मैंने बायो ली थी, बायो लेके कैसे इंजीनियरिंग होती, मैंने नहीं ली थी भाई, तुम बायो, तुमको ऐसा क्यों शक होगा कि मैंने बायो ली, नहीं बच्चों, इसको ऐड करना है, सुनो ध्यान से, ऐड करना है, तो देखो ऐड करना है तो क्या होता है, ध्यान से सुनो बात में बच्चों, इसको कहते हैं पीक और इसको कहते हैं फेज, इसको कहते हैं पीक और इसको कहते हैं फेज, समझ में आया ना। तो फेजर में केवल क्या ड्रॉ होता है, पीक और फेज। तो देखो बच्चों, इसका फेजर डायग्राम बना रहा हूं, तो फेजर डायग्राम बनाने के बाद एक कंसंट्रेशन के साथ सुनो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेजर डायग्राम बना रहा हूं, तो बच्चों यहां पे फेज मान लो थीटा, तो ये थीटा कितना होगा, ये होगा थीटा प्लस π/2, यो होगा थीटा प्लस पाई, ये होगा थीटा प्लस 3π/2। अरे बात समझ रहे हो, फेजर में कैसे फेजर लिखते हैं, देखो ध्यान से, इसमें फेज लिखते हैं हम, तो देखो थीटा फेज पे कितना पीक है, 3, बच्चों थीटा फेज पे, रोशन थीटा फेज पे कितना पीक है, 3, तो यहां 3 यूनिट का वेक्टर बना दो, थीटा प्लस π/2 फेज पे कितना पीक है, 4, तो यहां 4 यूनिट का वेक्टर बना दो। अब इन दोनों को वेक्टर मान के ऐड कर दो, इन दोनों को वेक्टर मान के क्या कर दो, ऐड कर दो। बच्चों अगर वेक्टर मान के ऐड करोगे तो तुम्हारे पास कई तरीके हैं, जो तुम्हें इच्छा लगे, जैसे ट्रायंगल लॉ कर लो, आई कैप जे कैप कर लो, पैरेललोग्राम लॉ कर लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो बच्चों सबसे अच्छा ट्रायंगल लॉ यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखो, तो बच्चों 3 के हेड पे मैंने 4 का टेल रख दिया, फिर इनिशियल टेल टू फाइनल हेड मिला दो, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड मिला दिया, अब ये जो आएगा वो रिजल्टेंट होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 4, तो ये कितना होगा 5, कैसे बता, पाइथागोरस से निकाल लेना, ये 5 होगा, ये एंगल निकाल सकते हो ना बच्चों, कितना होगा, थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 4/3, और वैसे मैंने रटवाया है बच्चों को कि 3 4 5 का ट्रायंगल हो तो 4 के सामने वाला एंगल कितना होता है, 53 डिग्री, 53 डिग्री, और 3 के सामने वाला एंगल कितना होता है, 37 डिग्री। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या ये फंक्शन किसके इक्वल होगा, 5 साइन थीटा प्लस 53 डिग्री,
ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया ना, तो फेजर क्या करता है, साइन और कोसाइन फंक्शन को ऐड करता है। बस क्या ध्यान रखना होता है कि अगर यहां साइन है तो यहां भी साइन हो, यहां साइन हो तो वहां भी साइन हो, फिर इस तरह से बना लो, ऐड कर दो, वेक्टर फॉर्म लगा दो। हमारे में वेक्टर के और भी तरीके हो सकते, इससे ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं सहेगा इसके लिए। ये यही वाला केस हमारे पास आएगा बार बार, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाए, राइट एंगल ट्रायंगल बने, तो ये इससे ज्यादा आएगा नहीं। तो मैं निश्चिंत कर रहा हूं कि बच्चों इसमें स्कोप इंडलेस है, लेकिन आपके लिए सिलेबस में लिमिटेड है, तो तुम एसी में ये मत समझना कि इसमें पता नहीं अब आगे क्या क्या आएगा। अभी जो बता रहा हूं फेजर में ऐसा ही डायग्राम हर बार बनेगा आपको, अगर कभी आएगा भी आगे, एक ही बार आएगा और आरएलसी सर्किट में, और ऐसा ही डायग्राम बनेगा जहां पाइथागोरस थ्योरम लग रहा होगा, तो आपको चिंता नहीं, ठीक है ना बच्चों। ये वाला एंगल मैंने अल्फा ले लेना था आपको, क्योंकि थीटा से कंफ्यूजन होता, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी 53 डिग्री, ये अल्फा कितना था 53 डिग्री, तो ये 5 किधर था, थीटा प्लस अल्फा पे था, बेटा थीटा ये पाई बाई 2 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा। अरे इधर जाने पे एंगल प्लस हो रहा है ना, तो जैसे थीटा प्लस 30 होता तो थीटा प्लस 30, तो थीटा प्लस अल्फा, तो उसी को उधर लिख दिया, और ये पीक होता है और ये एंगल होता है, ये पीक होता है ना, तो पीक 5 है, एंगल कितना है थीटा प्लस अल्फा, ये एंगल है, यही फेजर है, इतना ही समझना है, और आगे जो चीजें आएंगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते एसी में, प्योर आर सर्किट, लिख लिया था नहीं लिखा था, इसका सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों प्योर। देखो यहां से समझते शुरू करना बच्चों, यहां से समझते शुरू करना, अभी तक जो पीछे बताया था ना, ई एवरेज, ई आर एम एस, इनकी प्रोबेबिलिटी कम भी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन इधर से प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। फेजर जिसको नहीं समझ में आया घबराओ मत, बताऊंगा आगे सर्किट में जब बनेगा तो बताऊंगा, अभी बस इंट्रोडक्शन दे दिया फेजर का, ऐसा करके फेजर होता है। बच्चों देखो ध्यान से समझना है, एसी फ्री का मार्क्स होता है, इतना मैं बता रहा हूं, घबरा मत जाना, एसी बहुत आसान होता है, और तुम्हें बताऊंगा मैं कैसे आसान होता है, बहुत आसान एसी है। बस अभी तुम यहां से ध्यान देते शुरू करना आर से, क्योंकि इसी के ऊपर बिल्ड करूंगा, जैसे आर बेस है, इसके ऊपर सबको बनाऊंगा, सब ऊपर आगे की इमारत यहीं से खड़ी करूंगा। तो बच्चों देखो एक आर, प्योर आर सर्किट, पहली सर्किट एसी की, एसी सर्किट, उसमें पहली सर्किट, हेडिंग डाल दो एसी सर्किट, एसी सर्किट में पहली सर्किट बच्चों प्योर आर सर्किट, प्योर आर सर्किट। बच्चों थोड़ा शॉर्टकट डेवलप करके बताऊंगा, और इससे आपको थोड़े में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा बोर्ड करने होगा जो आप नहीं कर सकते। देखो बच्चों पहले तो एसी का सिंबल ये होता है, ऐसे बनाए जाते हैं, और यहाँ पे E बराबर कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये सप्लाई है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये सप्लाई है। बच्चों अब हमें करंट निकालना है, इसके अंदर क्या निकालना है, करंट। तो बेटा करंट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे सुनो ध्यान से, तो बेटा ओम्स लॉ लगाओगे ना, तो V इक्वल टू कितना होता है, आई आर, तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई इंटू आर। तो बच्चों E इज इक्वल्स टू, स्टेप समझते जाओ तभी आगे क्लियर होगा, E इज इक्वल्स टू कितना होगा, आई इंटू आर, इतना बात समझ में आ रहा है। तो बेटा I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा E बाई आर, और E की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, लिख सकता हूं ना। तो यहां से आई इज इक्वल्स टू कितना होगा, आई नॉट, आई नॉट, बच्चों आई इज इक्वल्स टू कितना होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई इज इक्वल्स टू कितना होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा बताओ आई नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है, ई नॉट अपॉन आर के, कंपेयर करके देख लो, ई नॉट बाई आर को ही तो आई नॉट लिखा है, अरे ई नॉट बाई आर को ही आई नॉट लिखा है ना। तो बच्चों यहां से एक रिलेशन याद रखो, ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आर, ये कहां से आया, तो बच्चों ई नॉट अपॉन आई नॉट यहां से निकालो, तो ये आई नॉट नीचे लाओगे तो आर ऊपर चला जाएगा, ये आर के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, बच्चों दोनों में रूट टू से डिवाइड, और दोनों में रूट टू से डिवाइड कर दो, तो रूट टू से डिवाइड करोगे तो ई आर एम एस और आई आर एम एस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो वही ई आर एम एस और आई आर एम एस का भी एवरेज इज इक्वल्स टू आर, ठीक है बच्चों डन, ई आर एम एस और आई आर एम एस का भी एवरेज है।
√2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, डन। अरे देखो स्लो स्लो समझते रहो, सार्थक वो ध्यान दो तुम लोग, धीरे धीरे बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इसमें चिंता मत करो। इसी का क्वेश्चन आसान होता है, बस शुरू में इसी तुम्हें स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगा, बाकी ऐसे उतना नहीं होता डिफिकल्ट। बस ये फॉर्म याद रखो कि मैंने आई इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी रखा, तो आई नॉट क्या है यहाँ पे? ठीक है बच्चों, चलो अब हमें इसमें एक और चीज बनाना होता है, उसको हम बोलते हैं बच्चों ग्राफ। ग्राफ बनाना होगा, किसका ग्राफ? ई कॉमा आई का विद ओमेगा टी या टी के साथ। बच्चों ई का ग्राफ कैसा होगा? देखो ग्राफ पे क्वेश्चन बोर्ड में डायरेक्ट आया है, मैं दिखा दूंगा अभी। बच्चों ग्राफ का साइन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, ऐसा होगा ना। तो ये ई मैंने बनाया है, तो बताओ आई में भी साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आई का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन उसका पीक थोड़ा सा कम हो जाएगा। पीक कम क्यों होगा? क्योंकि बेटा आई नॉट की वैल्यू कितनी है? ई नॉट बाई आर। ई नॉट बाई आर, तो बच्चों ये ई है और ये क्या है? आई है। ये ई है और नीचे वाला क्या है? आई है। ये ग्राफ बनाने को आएगा, एग्जाम में भी आ सकता है। ई और आई है, नीचे वाला आई है। ठीक है बच्चों, तो देखो जब करंट मैक्सिमम हो रहा है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम है, और जब करंट जीरो हो रहा है तो वोल्टेज भी जीरो है। इसी तरह से इसका फेजर अगर हम बनाए बच्चों, तो इसका फेजर कितना आएगा? तो देखो फेजर बना रहा हूं बच्चों, तो फेजर में इस वाले लाइन को ओमेगा टी कह लो। अरे ई के अंदर जो एंगल था उसको क्या कह लो? ओमेगा टी। बेटा फेजर में क्या ड्रॉ होता है बताओ? एंगल और पीक। तो यहाँ एंगल कितना है? ओमेगा टी, और यहाँ पीक कितना है? ई नॉट। तो इस वाले एंगल को मैंने ओमेगा टी मान लिया, तो ई नॉट का पीक इसी पे तो ड्रॉ होगा, ड्रॉ होगा कि नहीं इसी पे? तो बेटा आई नॉट का, आई नॉट यहाँ देखो आई कैसे ड्रॉ होगा, तो आई का भी फेज क्या है? ओमेगा टी, और उसका भी फेज क्या है? आई नॉट। बेटा वो भी इसी के ऊपर ही ड्रॉ होगा। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। बोलेगा कि करंट और रेजिस्टेंस का फेजर डायग्राम ड्रॉ करो, तो फेजर डायग्राम ये क्या हो गया? ये फेजर डायग्राम हो गया। अरे बहुत आसान होता है, बस याद रखो। एक के ऊपर एक क्यों बनाए? क्योंकि आई में भी यहाँ ओमेगा टी था और ई में भी वहां ओमेगा टी था, तो दोनों पीक ड्रॉ एक के ऊपर एक होगा। समझ में आएंगे नहीं? डन बच्चों, तो इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे कि करेंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। नोट करके, नोट करके बोलते हैं बच्चों, करेंट एंड वोल्टेज, करेंट एंड वोल्टेज, करेंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। बच्चों करंट और वोल्टेज किस में होते हैं? सेम फेज में होते हैं। करंट और वोल्टेज किस में होते हैं? सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में होने का दो मतलब, एक तो दोनों का एंगल सेम होता है, करंट में भी साइन ओमेगा टी आया तो ओमेगा टी आया, वोल्टेज में भी ओमेगा टी आया, तो दोनों का एंगल सेम है कि नहीं है? तो दोनों का एंगल सेम होता है। दूसरी बात, फेज दोनों का एक साथ चलेगा, टाइम बढ़ेगा तो दोनों का फेज एक साथ चलेगा, वो भी ठीक। और यहां भी देख रहा हूं कि दोनों एक साथ मैक्सिमम जा रहा है और एक साथ मिनिमम जा रहा है। तो फेज का मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके से समझ लो कि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं और एक साथ घट रहे हैं। ठीक है, डन। अब इसी तर्ज पे बच्चों रेजिस्टर, इसी तर्ज पे कैपेसिटर होता है दूसरा, प्योर सी सर्किट, प्योर सी सर्किट। इसी तर्ज पे क्या होता है? प्योर सी सर्किट। इसी तर्ज पे प्योर सी सर्किट होता है बच्चों। प्योर सी सर्किट में यहाँ कैपेसिटर लगा दोगे। अब देखो सब कुछ उससे कंपेयर करेंगे, और यहां पे फिर से सोर्स लगा दोगे। बच्चों ये सी है और ये इसका फंक्शन क्या है? E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और करंट ऐसे जा रहा है बच्चों, जा रहा है ना? ठीक है, तो बताओ कैपेसिटर में वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई सी। कैपेसिटर में वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Q बाई सी। अगर कैपेसिटर में वोल्टेज का फॉर्मूला Q बाई सी होता है, तो Q बाई सी इज इक्वल्स टू कितना होगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा कैपेसिटर में वोल्टेज Q बाई सी होता है कि नहीं? तो Q बाई सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। होगा ना? राज ऑडिबल है? हाँ
ठीक है, तो बच्चों Q इज इक्वल्स टू कितना होगा, Q इज इक्वल्स टू ई नॉट सी साइन ओमेगा टी। Q इज इक्वल्स टू कितना होगा, ई नॉट सी साइन ओमेगा टी, ये Q की वैल्यू आएगी। अब देखो बच्चों, मुझे Q थोड़ी चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, I। मुझे Q थोड़ी चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, I। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो I इज इक्वल्स टू कितना होता है, dq बाई dt, dq बाई dt। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे बेटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। लेकिन साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। लेकिन बेटा साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टू कॉस टू थीटा। टू आगे भी मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पे देखो साइन ओमेगा टी है, साइन टी नहीं है, तो यहां पे कितना आएगा, ई नॉट तो रहेगा, सी भी रहेगा, ओमेगा आएगा, फिर आएगा कॉस ओमेगा टी। अरे ओमेगा बाहर भी आएगा ना, कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना, ओमेगा भी रहेगा, कॉस ओमेगा टी रहेगा, ठीक है। डन बच्चों। अब देखो, अब यहां पे आई बराबर कितना हुआ, तो आई बराबर ई नॉट, और इसको 1/ओमेगा सी लिख सकता हूं। बच्चों जानबूझ के ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस वाले से कंपेयर करो, यहाँ पे ई नॉट बाई आर आता था ना, और कॉस को साइन में बदलना है बच्चों। तो अगर कॉस को साइन में बदलना है तो क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। जितने लोग को नहीं पता है याद रखेंगे बच्चों, कि कॉस ओमेगा टी आएगा तो साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी ऐसे आएगा। सुनो ध्यान से, अगर कंपेयर करोगे तो बेटा यहाँ आर की जगह क्या आया है, एक्सी, आर की जगह 1/ओमेगा सी आया है ना, तो इसको एक नया नाम दे देंगे, आई इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई आर। 1/ओमेगा सी को क्या लिख देंगे, एक्सी। एक्सी को क्या कहते हैं बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका वैल्यू कितना होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको, इसका वैल्यू कितना होगा, 1/ओमेगा सी। बच्चों इसकी यूनिट कितनी होगी, इसकी यूनिट कितनी होगी, ओम के इक्वल। इसकी यूनिट किसके इक्वल होगी, ओम के, क्योंकि ये वही काम कर रहा है जो रेजिस्टेंस कर रहा था। बच्चों जब रेजिस्टर वाला किए थे तो यहाँ ई नॉट बाई आर आ रहा था कि नहीं, तो कैपेसिटर में यहाँ क्या आ रहा है, ई नॉट बाई एक्सी, तो वही काम कर रहा है ना। तो अगर कोई आपसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डेफिनेशन पूछे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या डेफिनेशन है बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या डेफिनेशन है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस, it is the resistance offered by, it is the resistance offered by the capacitor, it is the resistance offered by the capacitor in the path of, in the path of, in the path of AC current। अरे वही तो बोलते थे, रेजिस्टेंस को भी तो यही कहते थे। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, इट इज द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर ने जो पाथ ऑफ करंट में रेजिस्टेंस कॉज किया इसी करंट में, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी, ओमेगा सी, मतलब सॉरी ओम, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। बोला बताओ किसी को दिक्कत, ठीक है ना, 1/ओमेगा सी। तो बच्चों ये आई नॉट भी इसी के इक्वल होगा, यहां आई नॉट किसके इक्वल होगा बच्चों, आई नॉट किसके इक्वल होगा, ई नॉट अपॉन एक्सी के। तो देखो उसी तर्ज पे जैसे वहां लिखा था ई नॉट अपॉन आई नॉट इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं यहाँ एक्सी, वहां क्या लिखा था आर। इसीलिए बोला कि रेजिस्टेंस वाला सर्किट ध्यान से पढ़ो, रेजिस्टेंस वाला सर्किट ध्यान से पढ़ो, उसके बाद सारे सर्किट उसी के तर्ज पे बनाए गए, मतलब धुन वही है लेकिन बस बोल बदल दिए जाते, समझ में आया ना। जैसे वहां एक्सी जो आता है उसको आर कह दिया, ठीक है। अब यहां ग्राफ, बच्चों ग्राफ बनाएंगे पहले, तो ग्राफ किसका बनेगा, तो ग्राफ बनेगा यहाँ पे ई कॉमा आई का, ई कॉमा आई का, और इधर टी होगा। तो जो साइन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे, तो वोल्टेज तो साइन वाला है ना,
बच्चों वोल्टेज कैसा है, साइन वाला है, वोल्टेज साइन वाला है। लेकिन बेटा जब करंट निकाले थे तो कॉस आया था कि नहीं, बाद में हमने कॉस को साइन में चेंज कर दिया था। बच्चों देखो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऊपर से स्टार्ट होता है, कॉस कॉस ऊपर से स्टार्ट होता है बच्चों। ये ग्राफ पूछेगा, ये पूछेगा, चिंता मत करो तुम लोग, ये पेपर में डायरेक्ट ग्राफ दिखाऊंगा अभी। और बोलेगा पहचानो कि अगर ग्राफ ऐसा है तो करंट ऐसा है तो एक कौन सा डिवाइस है, पहचानने को डायरेक्ट बोलेगा। तो कैपेसिटर है। अगर करंट जहां से ईएमएफ स्टार्ट हो रहा है वहीं से करंट भी स्टार्ट हो रहा है तो रेजिस्टर है। जहां से ईएमएफ स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर से करंट स्टार्ट हो रहा है तो कैपेसिटर है। और अभी देखना, जहां से ईएमएफ स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे से करंट स्टार्ट हो रहा है तो इंडक्टर है। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना, तीनों में। तो ये देखो जो ई है वो क्या है, ये जो ब्लैक कलर से है वो क्या है, ई है। और जो रेड कलर से है बच्चों क्या है, वो आई है। अब इसका फेजर ड्रॉ करो। तो बच्चों यहाँ पे ई बराबर कितना था, वही था जो सब में है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई कितना आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, आया कि नहीं आया। अब इसका फेजर ड्रॉ करता हूं बच्चों। तो फेजर में यहां ओमेगा टी बना दिया, तो ये क्या होगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा ना। तो बताओ ई नॉट का फेजर किधर आएगा, ओमेगा टी की तरफ, तो ई नॉट का फेजर ओमेगा टी की तरफ आएगा। लेकिन आई नॉट का फेजर किधर आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि ई नॉट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है ना। अरे एंगल देखना होता है ना, और ये देखना होता है पीक और एंगल। तो आई नॉट किधर आएगा, ऊपर आएगा। ये किसका फेजर है, ये फेजर डायग्राम है। अरे बनाने को बोलेगा फेजर डायग्राम बनाओ, यही बना देना, ये फेजर डायग्राम है, समझ में आएगा ना, ये फेजर डायग्राम है। फिर बच्चों बस इसमें, अरे इंडक्टर तो कर लो, अरे तुम लोग हट बैठो, इंडक्टर भी कर लो ना। हाँ इसमें एक और ग्राफ है बच्चों, एक्सी और ओमेगा के बीच में, ये अलग से ग्राफ है। तुम लोग क्या कर रहे हो, बोर्ड वाले बच्चे बैठ के 12-12 घंटे पढ़ते हैं यार, 12-12 घंटे बैठ के बच्चे, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, 12-12 घंटे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं बच्चों, 12-12 घंटे। तुम 3 घंटे बैठ के उब जा रहे हो, खड़े हो जाया करो, खड़े हो जाया करो बीच बीच में क्लास में। अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है बैठने में जैसे, तो खड़े हो जाया करो, एक बार खड़े हो जाया करो। एक्सी का वैल्यू कितना होता है, 1/ओमेगा सी बच्चों, होता है कि नहीं होता है। तो अगर एक्स सी और ओमेगा का ग्राफ बनाया जाए, तो बच्चों बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ओमेगा, ए मारो मत, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ओमेगा घटेगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सी बढ़ेगा या घटेगा, एक्सी घटेगा ना। ए अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सी क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। और अगर ओमेगा जीरो होगा, अगर ओमेगा जीरो होगा तो एक्सी कितना होगा बताओ, अगर ओमेगा जीरो होगा तो एक्सी कितना होगा, इनफाइनाइट, तो 1/, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बहुत बार आया है बच्चों, इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ बहुत बार आया है, ओमेगा के बीच में ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनेगा। अरे देखो, तुम प्योर एल कर लो, प्योर एल कनेक्टेड है, प्योर एल कनेक्टेड है, पढ़ लो। आरएलसी छोड़ देंगे, आरएलसी छोड़ देंगे, लेकिन प्योर एल पढ़ लो। प्योर एल इसी के जैसा है ना, आरएलसी छोड़ देंगे, अरे सीरीज आरएलसी छोड़ देंगे। तीसरा लिखो, प्योर एल, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट बच्चों, प्योर इंडक्टिव सर्किट फटाफट देख लो, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में ये इंडक्टर, इंडक्टर का ये सिंबल होता है, यहां पे एक एसी लगा दो,
हाँ उसी वही इंडक्टर ही तो, सोलेनॉइड भी इंडक्टर ही होता है। ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका इंडक्टेंस कितना है एल, इंडक्टेंस पढ़ चुके ना अभी, इंडक्टेंस कितना होता है एल। तो बच्चों देखो यहाँ पे, इसमें देखो जहाँ पे एल, अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम रिवाइज करके आ जाओगे, अच्छा चलो ठीक। अब ये देख लो एक्सपोर्ट हो रहा है, बोला कंफर्म कर दो डिलीट। क्या नहीं हो तो जाएगा। देखो एल डी आई बाई डी, यहाँ पे बताओ ईएमएफ किसके इक्वल होता है, एल डी आई बाई डी टी के ना। एल डी आई बाई डी टी इज टू कितना होगा, ई नॉट साइन ओमेगा। अरे ये कैसे लिखा तुम्हें पता है, अभी बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एल डी आई बाई डी टी होता है। तो यहां से डी आई बाई डी टी इज टू कितना हो जाएगा, डी आई बाई डी टी इज हो जाएगा ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी होगा। डी आई इज टू कितना होगा, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अरे ये जो कह रहा हूं बस ऐसे थोड़ा सा ध्यान दे, बाकी लास्ट रिजल्ट इंपॉर्टेंट है बस। अब यहाँ इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, तो ई नॉट बाई एल इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो डी आई का इंटीग्रेशन आई आता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहा हूं। ई नॉट का और ई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा प्लस सी। तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो उसी लॉजिक से यहां पे आएगा ई नॉट बाई एल, तो बच्चों ओमेगा एक बाहर आ जाएगा ना, इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस सी, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस सी। बच्चों सी इक्वल टू जीरो होता है, सी इक्वल टू क्या होता है जीरो, क्यों, क्योंकि बच्चों एवरेज, एक एवरेज में एसी क्या होती है जीरो, तो अगर सी रहेगा तो एक एवरेज, एक साइकिल में एसी जीरो हो ही नहीं पाएगी, इसीलिए क्योंकि आई एवरेज इन वन साइकिल क्या होता है, आई एवरेज जीरो होता है वन साइकिल में, और अगर सी जीरो नहीं हुआ तो ये जीरो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए आई एवरेज क्या होता है जीरो। अब ऐसे ही याद रख लो कि जीरो होता है। तो बच्चों यहाँ पे अब बस ये फाइनल फॉर्म, बच्चों यहाँ पे आई क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब प्लस पाई बाई टू भी लिख सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि क्यों हो लिखते हो ऐसा, अभी के लिए डायरेक्ट याद कर लो। बाकी जब क्लास हमने किया था तो मैंने बताया था कि वहां प्लस कैसे होता है, यहाँ माइनस कैसे होता है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं, तुम याद कर लो। कैपेसिटर में ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होता है, यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता है ना, बस कॉस आता है और फिर उसके बाद ऐसा हो जाता है। अभी ज्यादा उधर जाओगे तो मैथ हैवी हो जाएगा बिना मतलब का, उसका हमें कुछ करना नहीं है, तुम बस इधर याद रखो उसमें क्या होता है प्लस पाई बाई टू, यहाँ क्या था उसी के जैसा बना कि नहीं बना, कैपेसिटर के जैसा ही। बस बच्चों यहाँ पे ये जो ओमेगा एल है इसको हम क्या कह लेते हैं, एक्सेल, ई नॉट अपॉन एक्सेल, ई नॉट अपॉन एक्सेल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका डेफिनेशन क्या होगा, वही होगा कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द पाथ ऑफ एसी करंट। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट क्या होगी इसकी, ओम, जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती थी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती था। हाँ बताओ, नहीं नहीं आएगा, माइनस से एडजस्ट करने के बाद है वो, माइनस से एडजस्ट करने के बाद है वो, ठीक है ना। तो बच्चों ये इसकी यूनिट क्या होगी, ओम आएगी, रेजिस्टेंस होगी, समझ में आ रहा है ना इसका। तो बताओ पहले आर आया, फिर आर की जगह कौन आया, एक्सी, फिर आर की जगह कौन आया, एक्सएल। जो आर का काम था वही इन तीनों का काम है। पहले जीरो आया, ओमेगा टी प्लस जीरो, फिर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, फिर ओमेगा टी माइनस
पहले वाले में आई नॉट आया ई नॉट बाई आर, दूसरे वाले में आई नॉट आया ई नॉट बाई एक्सी, तीसरे वाले में आई नॉट क्या आया ई नॉट बाई एक्सएल। इतनी बातें याद रखोगे ना, याद रखोगे बस। अब इसके बाद जो हमने परंपरा अनुशासन क्रिएट किया वो भी कर लेते हैं। फेजर बना लेते हैं इसका। फेजर, फेजर तो फेजर में क्या होता है बच्चों, यहां ओमेगा टी बनेगा, यहां ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होता है बच्चों, तो नीचे क्या होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई, नीचे क्या होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बताओ बच्चों ई नॉट इधर आएगा, अरे ई नॉट इधर आएगा और आई नॉट किधर आएगा नीचे, आई नॉट नीचे आएगा ना ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो बच्चों हम बोलते हैं कि यहाँ पे करंट लैग करता है पाई बाई टू से, करंट लैग बाई पाई बाई टू, लैग बाई पाई बाई टू फ्रॉम वोल्टेज, फ्रॉम वोल्टेज, लैग मतलब पीछे रह जाना, या करंट वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे रह जाता है। और इंडक्टर में क्या लिखोगे, कैपेसिटर में क्या लिखोगे, करंट लीड, मैंने लिखवाया नहीं वहां, लिखवाया नहीं था ना ये वहां, अभी आज नहीं लिखवाया है, इसमें लिख लेना करंट लीड द वोल्टेज, करंट लीड द वोल्टेज, अरे पाई बाई टू आगे होता है ना करंट, यहाँ लीड द वोल्टेज, लीड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, बाई पाई बाई टू, करंट लीड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, लीड और लैग कल दिया था ना, लीड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, ठीक है ना बच्चों, लीड नहीं लिख पाए थे, करंट लीड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। देखो बच्चों करंट लैग द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, ठीक है ना, पीछे आ रहा है। इसका ग्राफ, तो बच्चों जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ई कॉमा आई का ग्राफ, ई कॉमा आई का ग्राफ, हालांकि मैंने आपको हिंट पहले ही दे दिया था, तो बेटा ई का ग्राफ ऐसे बनेगा, तो ई का ग्राफ, आई का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा नीचे से, तो नीचे से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, तो ये आई का ग्राफ है, ठीक है बच्चों। इसमें एक लास्ट ग्राफ होता है एक्सी और एक्सेल और ओमेगा का ग्राफ, एक्सेल और ओमेगा का ग्राफ। तो बच्चों एक्सेल इज इक्वल्स टू कितना होता है ओमेगा एल, तो बताओ ओमेगा बढ़ाओगे तो एक्सेल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है स्ट्रेट लाइन, ओमेगा बढ़ा रहे हो तो एक्सेल, एक्सेल आपका क्या कर रहा है बढ़ रहा है, ठीक है ना, डन, बस, बस इतना बात समझ लो, रुक जाओ बस एक मिनट, नहीं आज नहीं, आज नहीं, मैं खुद नहीं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, खुद नहीं पढ़ाऊंगा, बस देखो जल्दी से एक बार क्विक रिकैप देके फिर मैं खत्म कर दूंगा, बस ऐसे बोलूंगा तो ध्यान से सुन लो। आज देखो बहुत सारी चीजें मैथ वैथ आपने पढ़ी, परेशान ज्यादा मत हो, इसमें कुछ बात ध्यान रखो, जैसे एवरेज का प्रूफ बहुत रेयर आएगा, आरएमएस का प्रूफ थोड़ा सा है लेकिन वो भी रेयर है, मतलब लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज में हमने नहीं देखा है उसको अभी इधर भी, उससे पीछे आया हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो बहुत पीछे की बात है। आरएमएस का प्रूफ भी रेयर है, लेकिन कुछ तरीका देख लेना, मतलब कभी आउटसाइड चांस वजह से 2024 में बहुत पीछे की चीजें उठ गई थी, तो तुम आउटसाइड चांस के लिए कभी उसको इग्नोर करके मत जाना, अरे एक दो लाइन देख लेना, फिर बीच में क्या करना है, अरे दिमाग में डाल लेना कि पहला लाइन क्या है और आगे कुछ बढ़ा लेना, रिजल्ट तुम्हें पता है, अरे वैसे ही करना, तुम नहीं कर पाओगे अगर तो उसमें, ठीक है ना। तो दो चीज समझ में, बस याद रखो एवरेज फुल साइकिल में 0, हाफ साइकिल में 2 ई नॉट बाई पाई, और आरएमएस होता है ई नॉट बाई √2, उसी को डीसी इक्विवेलेंट भी कहते हैं, इतना बात बता दिया। इसके बाद क्या बताया बच्चों आपको, फेजर बताया, फेजर क्या होता है, तरीका होता है साइन या कोसाइन को जोड़ने का, और उसमें वेक्टर की तरह जोड़ता है वो, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा बच्चों आपको आर सर्किट बताया, उसमें ईएमएफ का हर जगह वही फंक्शन होगा, ई नॉट साइन ओमेगा 2, इसमें आर के केस में आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी प्लस 0, क्योंकि इसमें फेज में चेंज नहीं होता है। तो करंट और वोल्टेज किस में होते हैं, कहते हैं हम लोग सेम फेज में होते हैं, इसमें क्या कहते हैं रेजिस्टेंस में कि सेम फेज में करंट और वोल्टेज होते हैं, ये बात बता दिया। फिर बच्चों आपको क्या बताया, इसमें फेजर भी बता दिया, एक के ऊपर एक गिरेगा। कैपेसिटर में क्या बताया, डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई का होगा, आई का कितना होगा, ई नॉट बाई एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। फेजर में करंट आगे रहेगा पाई बाई 2 से और ये पीछे रहेगा, ग्राफ में कॉस ऊपर से शुरू होगा फिर नीचे जाएगा, साइन वाला रेजिस्टेंस में ग्राफ कैसे बना था, आई वहीं से शुरू हुआ था,
जहां से क्या शुरू हुआ था, ई, ठीक है ना, इसमें ऊपर से। और इंडक्टर में क्या फॉर्मूला बनता है, डायरेक्ट याद रखो, आई बराबर ई नॉट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इतना याद रखो। फिर उसके बाद बच्चों बस एक्सी और उसका ग्राफ और याद रखो, इसमें ऐसे और उसमें सीधा ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है ना। बस इतना चीज रिवाइज करके आना, जो बताया बच्चों जरूर करके आना, क्योंकि आरएलसी में उसकी बहुत सख्त जरूरत है, ठीक है ना। चलो बच्चों, बहुत अच्छा पढ़े आप लोग, आज के लिए इतना ही रहते थे बहुत। चलो बच्चों ठीक है, रात जाओ, कल क्लास होगी फिर से, ठीक है ना। कल फिजिकल के पेपर के पहले आखिरी क्लास होगी, फिर कल के बाद मैं नहीं बुलाऊंगा फिजिकल तक आप लोग को। फिर फिजिकल के पेपर के शाम को आपको आना है, मतलब थोड़ा कष्ट होगा, पहला पेपर होगा, आप लोग रिग्रेस हो सकता है, कई लोग रात में सोई भी ना, और लेकिन इतना मेहनत मत करना फिजिकल में, उससे पहले चीजें अपनी सेटल डाउन कर लेना, ठीक है ना। तो फिजिकल के पहले का ये कल लास्ट क्लास होगा, ठीक है। कल